नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समुच्चय का तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग समुच्चय के प्रकार को समझेंगे। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और हम उनको कैसे पहचानेंगे और उनका उपयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक हेडिंग डाल लीजिएगा। एक पॉइंट है या एक हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार। क्या? टाइप ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग डालिएगा, नंबर 1 करके दिया गया है। इसमें देखिए एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या हम इसको बोलते हैं वॉइड सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब हो जाता है रिक्त समुच्चय। क्या हो जाता है? रिक्त समुच्चय। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय, इसकी डिफिनेशन है कि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी कंपोनेंट या एक भी अवयव ना हो, उसको हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसको हम बोलते हैं जीरो सेट। क्या कहते हैं? जीरो सेट भी कहते हैं, जीरो सेट या शून्य समुच्चय। ठीक है, फिर से मैं एक बार डिफिनेशन को बता रहा हूं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना दिया गया हो, उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। ठीक है, शून्य समुच्चय प्रायः या इसको हम हमेशा फाई से निरूपित करते हैं। फाई जो होता है इसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, ये सभी का एक सबसेट होता है। क्या है फाई? ये सभी का एक सबसेट होता है, इसीलिए हम इसको रिक्त समुच्चय में रखते हैं। जिसमें एक भी कंपोनेंट, अवयव को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट, जिसमें एक भी कंपोनेंट ना दिया गया हो उसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया गया है। ठीक है, वो बोल रहा है सेट में 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल एंड 2। ठीक है, क्या है? लेस देन इक्वल 2। ये बोला एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या दी गई है। ठीक है, जब ये सम संख्या, तो ये सब क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। जब ये बराबर दी गई है तो अब देखिए 1 से 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? एक भी संख्या का नहीं, यानी कि 1 का है। 1 2 बस नंबर वाइज चल रहा है। 1 2 डिफरेंस कितने का है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब कुछ भी डिफरेंस नहीं दिया गया है तो ये क्या है? इसके अंदर का डिफरेंस कुछ है नहीं है, इसी को हम बोलते हैं शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए एक और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसको मैं बता रहा हूं। आप जैसे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक समुच्चय हमारे पास मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है, एक समुच्चय ए है। इसमें बोल रहा है आप जो हैं, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? एक समुच्चय। एंड दूसरा समुच्चय भी ये दिया गया है, आप जो हैं, आप क्लास 10th एंड 11th दोनों में पढ़ रहे हैं। दोनों में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब आप बताइए इसमें कौन सा समुच्चय रिक्त है और कौन सा समुच्चय अरिक्त है, यानी कि नॉट एम्प्टी है। ठीक है, पहला है आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आप क्लास 10th एंड क्लास 11th दोनों में पढ़ रहे हैं।
आप हमें ये बताइएगा। इसमें देखिए जो ये दिया गया है ना समुच्चय बी, ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्योंकि आप ही की बात कर रहा है, आप यहां पर भी, आप यहां पर भी है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूंगा, अगर मैं प्रेजेंट में क्लास 11th में पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं प्रेजेंट में क्लास 12th में भी पढ़ सकता हूं? एक साथ दो क्लास में मैं पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता हूं। जब एक साथ दो क्लास में मैं नहीं पढ़ सकता हूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय हो जाएगा। मतलब क्या इसका है कि मैं एक साथ दो क्लास में नहीं पढ़ सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। यही है ना, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। और इसका मतलब आप क्लास 11 10th में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, है ना, आरिक्त है। क्या है, आरिक्त है। मैं क्लास 11th एंड 10th दोनों में पढ़ रहा हूं, ये रिक्त है। मतलब अगर मैं दोनों में पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। क्लियर है ना। एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती हैं, बस इतना याद रखिएगा। जीवन में भी यही होता है। अगर आप एक साथ सोच रहे हैं कि मैं दो चीजें करके अपने आप को कामयाब बना लूंगा, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये नहीं हो पाएगा। एक सफल व्यक्ति के लिए एक ही काम को करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसमें एक भी कंपोनेंट ना हो या एक भी अवयव ना हो, उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। क्लियर है। चलिए यहां तक समझ में आ गई बात ना। दूसरा दिया गया है परिमित और अपरिमित समुच्चय, यानी कि लिमिट एंड अनलिमिट, जिसको हम बोलते हैं परिमित और अपरिमित, या हम इसको बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, क्या, फाइनाइट, ठीक है, एंड इनफाइनाइट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिमित और अपरिमित। ठीक है, परिमित और अपरिमित। फाइनाइट को हम बोलते हैं लिमिट, क्या बोलते हैं, लिमिट, एंड इनफाइनाइट को बोलते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, अनगिनत, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई हद ना हो। ठीक है, अनलिमिटेड। और लिमिटेड का मतलब, यानी कि लिमिट का मतलब आपको पता है, जिसकी एक सीमा होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, वो लिमिट में होती है। और जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो हमारी अनलिमिटेड होती है। लिमिट को हम बोलते हैं फाइनाइट एंड अनलिमिटेड को बोलते हैं इनफाइनाइट। परिमित और अपरिमित समुच्चय, इसको हम लिखे, आप लिख देते यस, यस से आप समझ जाएंगे ना, सेट यानी कि समुच्चय। क्लियर है ना। चलिए यहां पर मैं बात कर लेता हूं फाइनाइट की, यानी कि लिमिट की। तो लिमिट में अगर हम देखेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके जीवन से जुड़ी ही ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, आपके जीवन से ही रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आपका जो माइंड है ये कहां तक सोच सकता है, इसका कोई वजह ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कहां तक सोच सकता है। ये अनलिमिटेड है। ठीक है, आपकी जिंदगी जो है वो लिमिट में है। आप एक समय तक जाते जाते मर जाएंगे, है ना। तो वो चीज होता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए दिया गया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक समुच्चय हमारे पास बी दिया गया है, एग्जाम्पल है ऐसा, बी दिया गया है, इसको लिखेंगे हम ABCD। ठीक है, और एक समुच्चय हमारे पास सी दिया गया है, इसको लिखेंगे हम विश्व के, मान लीजिए हिंदी में विश्व के सभी पुरुषों की संख्या, ये दिया गया है। हमारे पास तीन समुच्चय दिए गए हैं,
एक है एक, 1 2 3 4 5, समुच्चय भी है ABCD, समुच्चय से ये विश्व के सभी पुरुषों की संख्या। ठीक है, अब आप इसमें बताइएगा इन तीनों समुच्चय में कौन सा समुच्चय है जो लिमिट में है और कौन सा है जो अनलिमिटेड है, यानी कि कौन सा है जो फाइनाइट है एंड कौन सा है जो इनफाइनाइट है। ठीक है, आप हमको ये बताइएगा। है, देखिए हम इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो हमारा है वो लिमिट में है, यानी कि फाइनाइट है। ABCD इसको हम गिन सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक लिमिट में, ये भी हमारा फाइनाइट है। अब विश्व के सभी पुरुषों की संख्या, विश्व, पूरे विश्व में कितने पुरुष दिए गए हैं, कितने पुरुष हैं, कोई गिन पाएगा? ये अनलिमिटेड है, जिसकी हम गणना ना कर सकें या गणना ना कर पाए वो हमारा होता है अनलिमिटेड। ठीक है, ये जो हमारा दिया गया है C वाला, ये क्या है, अनलिमिटेड, यानी कि इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। और हम क्या करते हैं, जब परिमित और अपरिमित को लिखते हैं, इसका जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लिखते हैं NS से। ठीक है, NS से। N जो हमारा है वो लिमिट एंड अनलिमिटेड को रिप्रेजेंट करता है। S जो हमारा सिंपल स्पेस हो जाता है, सिंपल स्पेस में हमारे कंपोनेंट आते हैं, यानी कि अवयव आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे NA इज इक्वल टू, क्या हमारा है, ये लिमिट में, यानी कि फाइनाइट है, फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद NB, ये क्या हमारा है, ये भी फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, एंड NC इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, बस यही दिया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर हमारे पास एक समुच्चय मान लीजिए A दिया गया है। ठीक है, इसमें दिए गए हैं 1 2 3 डॉट 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 करके यहां तक ये नंबर दिया गया है, तो आप इसे बता सकते हैं ये कौन सा हमारा समुच्चय है? आप इसे बता सकते हैं कौन सा समुच्चय है? हाँ जी, बिल्कुल, बताइए फटाफट। ये है इनफाइनाइट, यानी कि 1 2 3 कहाँ तक गया है इसका कोई पता नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है कहाँ तक गया है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्लियर है ना? बस ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे। जो लिमिट में है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट, और जो लिमिट में नहीं है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया है भैया, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया आपके लिए है। ठीक है, चलिए और भी दिए गए हैं। ठीक है, और भी दिए गए हैं। अब देखिए अनलिमिटेड में एक आ जाता है फाई, हमारा आ जाता है। ठीक है, हम इसको फाई से भी करते हैं। फाई का मतलब ये हो जाता है कि जो सभी का एक सबसेट होता है। क्या होता है? एक सभी का सबसेट होता है, जो कि हम बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है, क्या बोलते हैं? उप समुच्चय बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब आ जाता है तीसरा वाला। तीसरा वाला है समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट। इक्वल सेट जिसको हम बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय बोलते हैं। समान समुच्चय, भैया आप नाम देखिए, पढ़िए, समझिए। आपको कोई दिक्कत है? समान समुच्चय का मतलब आप समझ सकते हैं, है कि नहीं है? समान समुच्चय में एक बार आप लोग अपने माइंड को जरा गौर से देखिए और उसको यूज करिए। समान समुच्चय का मतलब ये हो जाता है कि ऐसे अगर हमारे पास दो कंपोनेंट, दो सेट दिए गए हैं, दो समुच्चय दिए गए हैं जिसके कंपोनेंट प्रायः बराबर होते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं समान समुच्चय, इक्वल। यानी कि जो समुच्चय आपस में बराबर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय A दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है ना, ये दिया गया है। और समुच्चय B दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? A इक्वल B। क्या हो जाएगा? A इक्वल B हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं
ए इक्वल बी या बी इक्वल ए, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं चूंकि जब दोनों कोई कंपोनेंट बराबर रहेंगे तो, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। एक और मैं थोड़ा ट्विस्ट डाल रहा हूं इस समान समुच्चय में, आप समझिएगा कि क्या ये सही है कि गलत है, आप इसको बताइएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए दिया गया है, ठीक है, हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और समुच्चय हमारे पास बी दिया गया है, ठीक है, ये पहला वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। एक बी दिया गया, इसमें हम लिखते हैं 4 3 5 1 2, ठीक है, और दूसरा एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप इसको बताइएगा। एक ए बी सी डी, ठीक है, एक बी यहां पर दिया गया है, सी ए डी बी। आप ये बताइएगा कि क्या यह दो समुच्चय आपस में बराबर हैं? आप हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या ये दो समुच्चय आपस में बराबर हैं। अगर बराबर है तो कैसे हैं, आप बताइए कमेंट में। हैं? चलिए, आप लोगों के बस का नहीं है, थोड़ा आप अपने माइंड को और यूज करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर समान समुच्चय ये कहता है कि कंपोनेंट जो है यानी कि अवयव जो है वो एक दूसरे के आगे पीछे करके लिखे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रहना वही चाहिए, है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि अवयव को चाहे हम आगे लिखें चाहे हम पीछे लिखें, अवयव की जगह को हम बदल के लिखें, 3 की जगह पे 2 लिखे, 2 की जगह पे 1 लिखे, ऐसे करके लिखे हम तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने चाहिए कंपोनेंट, बस याद रखना, ठीक है। अब देखिए ए में दिया गया, पहले वाले ए में दिया गया 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी में दिया गया है 4 3 5 1 2, तो ये हमारा क्या है, ए इक्वल बी या हम बी इक्वल ए लिखते हैं। क्यों? अगर कंपोनेंट हमारे जो है आगे पीछे करके लिखे गए हैं तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है कि कंपोनेंट सेम रहने चाहिए बस, ठीक है, कंपोनेंट सेम रहने चाहिए बस, इसी को हम बोलते हैं समान समुच्चय, ठीक है। अब आप दूसरे में बताइएगा कि क्या ये समान समुच्चय है, हैं? दूसरा आप बताइएगा कि क्या यह समान समुच्चय है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं दी गई है, ठीक है, हम बताइए है। हाँ, ये भी हमारा एक समान समुच्चय है। क्यों है? ए बी सी डी सी ए डी बी दोनों के कंपोनेंट बराबर हैं, सेम है, ठीक है, दोनों के कंपोनेंट सेम हैं, आगे पीछे करके लिखा गया है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे कि कंपोनेंट रहने चाहिए। तो ये भी हमारा पहला वाला और दूसरा वाला दोनों हमारा क्या है, समान समुच्चय आता है। क्या आता है? समान समुच्चय आता है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? हैं? चलिए एक मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब तक तो ये हो गया अल्फाबेट में, अंक में हो गया, ठीक है। एक मैं दे रहा हूं, अगर मान लीजिएगा एक लिखा गया है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एक लिखा गया है पहले वाले में, ठीक है, एक्स शब्द में दिया गया है, किसमें? शब्द में दिया गया है कि बोल रहा है कि ए एल एल ओ वाई, एक शब्द ये दिया गया है, ठीक है, एक वाई में दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, एल ओ वाई ए एल एल ओ वाई ए एल लोयल, ठीक है, लोयल शब्द, ये दो शब्द दिए गए हैं। तो क्या आप हमें ये बताइएगा कि x बराबर y है या x बराबर नॉट इज इक्वल टू वाई, यानी कि x y के बराबर में है या x y के बराबर में नहीं है, आप हमें ये बताइएगा। हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं x एंड y, आप हमें ये बताइएगा कि क्या ये दोनों समुच्चय बराबर हैं या दोनों समुच्चय बराबर नहीं है, आप हमें ये बताइए। हैं? हाँ जी, ये दोनों समुच्चय बराबर हैं। क्या है? बराबर है। क्या दिया गया है? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एल एल 2 बार है तो एल एल 2 बार, ओ दिया गया, ओ दिया गया, वाई दिया गया, वाई दिया गया है। हम आपको बोले हैं कि अक्षर इधर उधर करके लिखेंगे, दिक्कत नहीं है,
सेम कंपोनेंट रहने चाहिए, बस इतना ही याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं हम समान समुच्चय। क्लियर है ना? और किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी भी प्रकार का है? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। इम्पटी सेट हम आपको बता दिए हैं। इम्पटी सेट का मतलब हो जाता है कि ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एक भी कंपोनेंट ना दिया गया हो, उसको हम बोलते हैं इम्पटी सेट या शून्य समुच्चय। ठीक है। फाइनाइट हम आपको बोले हैं कि ऐसे समुच्चय के कंपोनेंट जिसको हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट होता है, और ऐसे समुच्चय के कंपोनेंट जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है। समान समुच्चय जो दो कंपोनेंट दिए रहते हैं, सॉरी दो सेट दिए रहते हैं, उन दोनों सेटों का जो कंपोनेंट होता है वह बराबर होता है, उसी को हम बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय बोलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। इसी के ऊपर हमारी एक और प्रश्नावली बनी है जिसको हम बोलेंगे प्रश्नावली नंबर 1.2। क्या बोलेंगे? 1.2। इस चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली इसी पॉइंट के ऊपर बनी है। ठीक है। तो चलिए अपने चौथे लेक्चर में चलते हैं, प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।